हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 20 अक्टूबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जनरली संडे को बहुत सारे न्यूज़ नहीं आते क्योंकि सैटरडे संडे जनरली ऑफ रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के भी थोड़े मोड़े न्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो आज एक हम बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे कोरल लीफ्स के बारे में। उसकी चर्चा भी है तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कोरल लीफ क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इंडिया में कहाँ का कोरल लीफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक मेसोफोटिक रीफ्स होते हैं बेसिकली। इसको जो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप में से एक टाइप होता है। ठीक है, उसको मैं आगे चल के आपको डिस्कस करूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रीफ क्या होते हैं। कोरल रीफ्स की हम बात करते हैं तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो कोरल रीफ्स को समझना हो तो बेसिकली आप याद रखिए कोरल रीफ्स में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, है ना। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, बनते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको हम एक बेसिक तरीके से समझते हैं। और सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ना। वो सब समझने की कोशिश करेंगे। कई वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमें कैसे कैसे चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के टाइम पे आप देखोगे कोरल ब्लीचिंग की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। देखो कोरल्स, कोरल रीफ जो इसको हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब कोरल क्या होता है सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं, इसके बाद इसके तीनों प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो होता क्या है कि कोरल जो बना होता है दोस्तों जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके नल की टोटी होगी है ना, नल को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ टाइम पानी ना टपकता रहता है, या आते 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 क्या होता है उसके आसपास देखोगे व्हाइट व्हाइट सा एक सेडिमेंट सा जमा होने लगता है, वो बहुत कड़ा हो जाता है। ऐसे ही कोरल होते हैं। कोरल दोस्तों कोरल से ही कोरल बनती है। जैसे एक कोरल लीफ धीरे से यहाँ से बना और ये इसके ऊपर जब बनना चालू होता है तो ये जो कोरल मर जाता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चला जाता है। जिंदा कोरल भी आपने देखा होगा, और आप नहीं देखा होगा तो मैं अभी आपको फोटोज दिखाऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगा। कभी आपने किसी टूरिस्ट का देखा होगा कि समुद्र के नीचे वो लोग जाते हैं तो बहुत सारी पतली पतली रंगीन मछलियां होती हैं, कुछ ऐसे रहता है ना। यहाँ पे देखो ये ऐसे रहता है। तो वो क्या होता है, कैसे काम करता है उसको मैं समझाऊंगा। अच्छा आपको मैं इमेज दिखाता हूँ एक, देखो यहाँ पे देखो। अब इसमें कुछ कोरल्स जिंदा हैं, कुछ कोरल मरे हुए हैं। जैसे अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब समुद्र के अंदर अच्छा एक चीज आप ये भी समझिए कि पतली पतली इतनी मछलियां क्यों पाई जाती हैं। ऊपर तो बड़ी बड़ी वेल जैसी मछली पाई जाती है ना, बिग विशाल सी, है ना। लेकिन जब समुद्र में धीरे धीरे नीचे जाओगे तो आपको पतली पतली छोटी छोटी मछलियां मिलती हैं। रीजन इसका ये है कि जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में चलते जाते हैं, ठीक है, आपके पास ऊपर दबाव ज्यादा होते जाता है ना। तो ये प्रेशर की वजह से क्या होता है कि नीचे पतली मछलियां पाई जाती है, ऊपर आप देखोगे तो बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो कोरल्स हैं, जैसे ये, ठीक है, ये अब धीरे धीरे क्या है डेथ होते जा रही है इनकी, किसको ब्लीचिंग बोलते हैं। कोरल ब्लीच होकर क्या होता है व्हाइट हो जाता है, उसके पहले कलरफुल रहता है, बहुत ज्यादा कलरफुल वगैरह देखते होंगे। ठीक है, तो ये देखो एक जिंदा कोरल है। जिंदा कोरल इन द सेंस ये अभी जिंदा है। जैसे ये मर जाएगा ना धीरे धीरे व्हाइट होगा, व्हाइट होने के बाद ये पत्थर का फॉर्म धीरे धीरे ले लेगा। आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, है ना। लक्षद्वीप दोस्तों पूरा का पूरा कोरल्स पे ही बना हुआ है। पूरा का पूरा ये लक्षद्वीप जो अपना है ये कोरल्स पे। देखो यहाँ पे 91 टाइप्स के बेसिकली कोरल पाए जाते हैं यहाँ पे, इसकी स्पीसीज हैं। फिर आप थोड़ा यहाँ पे देखो तो पाक वे गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पाई जाती है। अंडमान निकोबार में पूरे कोरल ही पाए जाते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ भी पाया जाता है। और मालवन है यहाँ गोवा और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, इस एरिया में भी थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में एक क्वेश्चन देखो आपसे ये भी बन सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इंडिया में भी आपसे पूछा सकता है कि कहाँ कहाँ कोरल पाए जाते हैं, तो आप मेजर मेजर याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गल्फ ऑफ कच्छ में, मालवान में, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार में, ये इतने प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको कोरल्स मिलते हैं। ठीक है, कोरल लीव्स मिलते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के मैंने आपको अभी जस्ट कोरल बताया था। एक होता है कोरल दोस्तों फ्रिंजिंग। ठीक है, फ्रिंजिंग का मतलब होता है जैसे पानी की सतह पे पाया जाता है। पानी की सतह का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप समुद्र में जाओगे ना तो जैसे ढलान चालू होती है। ठीक है, तो ये जो कोरल्स कुछ पाए जाते हैं कहाँ, सतह के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जब ढलान वाला एरिया होता है ना, एक तो कोरल यहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक कोरल जो होता है वो बीच में पाया जाता है छिछले पानी में। मतलब अच्छा इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो भी बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये भी बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा एक कोरल ऐसा होता है दोस्तों जो ऐसे लगून्स टाइप बना लेता है, मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है, इसको एटॉल बोलते हैं, है ना। ये 3 टाइप से कोरल होते हैं। एक तो एकदम छिछले किनारे बनता है, एक ऐसे बीच पानी में बन जाता है, और एक ऐसे गोल सा बनता है। कई बार देखो बीच में खाली सा रहता है ये। ठीक है, जैसे जहाँ पे मैंने 3 टाइप्स बताया था आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ देखिए आप। ठीक है,
अब ये पहला जो फ्रिंजिंग वाला है, अब ये देखोगे आप समुद्र के देखो किनारे बना हुआ है, जैसे देखो इधर इधर क्या है, लैंड है ना, इधर लैंड, लेकिन यहाँ से सतह चालू हो रही है, तो ये है फ्रिंजिंग। ठीक है। एटॉल क्या होता है, जैसे ये चारों तरफ से क्या है, ये पूरा कोरल पे बना हुआ है ना, लेकिन इसके बीच में भी पानी है, इसके इधर भी पानी है, ये हो गया आपका एटॉल। तो एटॉल क्या हो गया समझ में आया, फ्रिंजिंग क्या होगा ये समझ में आया। अब बैरियर रीफ क्या होते हैं, बैरियर रीफ क्या होता है, समुद्र से थोड़ा सा और अंदर जब बढ़ोगे ना, तो ये बड़े बड़े अटॉल जैसे ये भी बन जाता है, अटॉल तो नहीं बट ऐसे ऐसे बने होते हैं कि अवरोधक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको नाम ही हमने क्या दे दिया, बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ के फायदे क्या है, घाटे क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि जब समुद्र में तूफान आता है या सुनामी आती है ना, तो ये रोकने का काम करता है। ठीक है। कई बार आपने मुंबई का अगर समुद्र किनारा देखा होगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्राइगोनल साइड में ना पत्थर आप देखेंगे फेंके रहते हैं, है ना, आपको नहीं समझ में आता कि यार यार ये सिर्फ समुद्र समुद्र का बना नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही ऐसे बना के फेंके रहते हैं। क्यों फेंका रहता है उसका मैं रीजन बताता हूँ। होता क्या है कि जब समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आती है ना, तो ये इसको रोकने का काम करती है, जो बैरियर काम करती हैं। ठीक है। ऐसे ये रीफ होते हैं। ये रीफ क्या होते हैं, जैसे ये समुद्र का किनारा है, जैसे यहाँ पे समझो, देखो ये समुद्र का किनारा है। ठीक है। अब अगर पानी अगर ऐसे ही बस रहता, प्लेन रहता पूरा, तो ये पानी ऐसे आती, ये ओवरफ्लो होके आपके अंदर चली जाती है, अपने देश के अंदर इंटर कर जाती है, रोड रहता है या कुछ भी रहता है। हाँ, कई बार आपने ऐसा वीडियो देखा होगा कि मतलब ये पानी इतनी तेजी से आता है कि अगल बगल में जो गाड़ियां खड़ी रहती है बह के और आगे चली जाती हैं, है ना। तो ये ऐसे होता है। बट अगर यहीं पे आप रीफ रीफ बन जाए ढेर सारी, है ना, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे थोड़ा सा, अभी जब इससे टकराएंगे तो ये पानी फिर इसमें भरेगा, फिर ऐसे ऐसे पानी की स्पीड कम हो जाएगी, ये यहीं से टकरा के फिर से वापस चला जाएगा, है ना। तो ये बैरियर रीफ के फायदे होते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया का मैंने इसमें मैप नहीं ऐड किया है। ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, अच्छा मैं देखता हूँ इसमें शायद मैप होगा। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेट बैरियर क्या होता है। ठीक है। जो बैरियर रीफ की मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको और एग्जैक्टली और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार चीजें समझ लो, उसके बाद मैं इसको ना एक बार ब्रीफ करूंगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला एरिया, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये उबड़ खाबड़ ऐसे है ना, ये देखो समुद्र के किनारे, अब देखो बहुत दूर तक है ये, ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर पे समा जाता है, ये बहुत दूर तक है ना। अब इसके फायदे तो ये है कि आपको सुनामी वगैरह से बचा लेगा, है ना, समुद्र की लहरों से बचा लेगा। लेकिन घाटा क्या है, घाटा ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे शिप नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिप से अटक जाएगी ये, आप समुद्र किनारे तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप सोच के देखो, समुद्र के लिए क्या कंडीशन होती है, समुद्र की कंडीशन ये होती है कि मान लो ये आपकी जमीन है यहाँ पे, ठीक है, फिर ये कुछ ऐसे स्लोप होते हैं, तो आपकी शिप ऐसे आती रहती आती रहती आती रहती आते 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 क्या होता है, यहाँ पे फिर चढ़ा के ऊपर जमीन पे खड़ा कर दिया जाता है ना, रोलर देखा होगा आपने, ऐसे रोलर लगे रहते हैं, इस पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पे सपोज करो आपके ग्रेट बैरियर्स है ना, या रीफ्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सिपा के अटक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो चट्टान जैसा हो गया, फिर इधर जा नहीं पाएंगे। अगर मान लो पानी छिछला भी पानी में है, मान लेते हैं यहाँ पे आप इतना पानी था, ठीक है, अब अगर बैरियर रीफ यहाँ तक पानी के पास तक आके ऐसे ऐसे हैं, अगर मान लो शिप आपकी इतनी गहरी है ना, अब आप यहाँ से शिप लेके जा रहे हो, तो ये तो इसके नीचे का पोर्शन लड़ सकता है, इसके इंजन में मतलब खराबी आ सकती है, कुछ भी खराब हो सकता है, लीकेज हो सकती है, आपका शिप डूब सकता है ना, तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो आप यहाँ पे अपने बड़े बड़े शिप या आर्ट या शिप कुछ भी बना नहीं सकते हो, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं कोरल्स की, थोड़ा सा उसको डिटेल्स में और पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ये सब चीजें समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया सिंपल सा एक लॉजिक कि कोरल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना। यहाँ पे देखो है भी, जो हार्ड हो जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाते हैं, जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो बेसिकली ब्लीचिंग नहीं हुई होती, उनकी हुई होती है, वो जिंदा रहते हैं। जब धीरे धीरे ये मर जाते हैं तो इनका कलर पहले व्हाइट होता है, व्हाइट होकर सूख के चट्टान जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, देखो कोरल्स के लिए ना जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है दोस्तों, वो लगभग आइडियल टेम्परेचर की बात करो 26 डिग्री के आसपास लोग कहते हैं, बट ये 20 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा ना, एकदम आराम से ही जिंदा रहते हैं। ठीक है। इनके जिंदा रहने के लिए ये, दूसरा इनको सनलाइट चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तीसरा ये है कि इनको साफ पानी चाहिए, है ना, साफ पानी चाहिए होता है ये। अगर ये पानी मतलब सपोज करो बहुत खराब हो गया, है ना, पूरा वैसे मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया, पानी में कुछ दिख नहीं रहा, ये मर जाते हैं सारे, सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो कोरल जो कलरफुल होते हैं ना, उसमें एक जू जुनथैलिक करके रहता है, ठीक है, वो बेसिकली उसको कलर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो एक अलगी रहता है, ये क्या करता है, इसको कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। अब कोरल से जनरली देखोगे ना, तो इसके
संरचना कुछ ऐसी ऐसी रहती है, ठीक है। यहाँ पे इनका मुख रहता है, यही से ये सारी अपने न्यूट्रिशन वगैरह जो भी लेते हैं, ठीक है, वो इसी इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर ये पानी गंदा हो जाता है तो ये इसका ये जो मुंह होता है ना, ये बेसिकली फेस होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है, माउथ इसका बंद हो जाता है। और ये फिर क्या होता है, मरने लगते हैं। मरने के सेंस क्या होता है कि पहले ये ग्रीन से थोड़ा येलिश होंगे, येली से थोड़ा हल्का व्हाइटिश होंगे, व्हाइटिश के बाद एकदम बिल्कुल व्हाइट होके मर जाते हैं, ठीक है। और जो नया कोरल बनता है इन्हीं के जस्ट ऊपर बनता है, तो ये एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बनते चले जाते हैं, है ना, कोरल्स, ठीक है। तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, इतना डिस्कशन क्यों होता है? क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना क्लाइमेट चेंजेस बहुत होते हैं, हम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपने यमुना रिवर को देखा होगा, है ना, ये देखो यमुना रिवर है। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, आपके आइस क्यूब है ना, आइस है। ये आइस नहीं है, ठीक है, ये फोम है एक तरह से। किसका? यमुना रिवर का। और ये भी क्या है, गंदगी है। ये आप दिल्ली जाइए, आपको दिल्ली किनारे देखोगे, आप ऐसे दिख जाएगा, यहाँ पे ये नहा रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये नहा नहीं रहे हैं, ये अपने आप को बीमारी ही बेसिकली दे रहे हैं, है ना। क्योंकि इतनी गंदी हो गई यहाँ पे यमुना रिवर, क्योंकि सारे सीवेज वगैरह सब इसी में आते हैं। और ये बहुत सारे हार्मफुल केमिकल भी रिलीज करते हैं यमुना रिवर में, दिल्ली के आसपास। ये हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरा इफेक्ट कर सकता है ना। तो आप देखोगे दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या तो रहती है, बट वाटर पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे नॉर्मल टैप करके पानी नहीं पी सकते हो, है ना। आपको वहाँ पे हम हमेशा आपको जो 20 लीटर का डब्बा आता है वो मंगाना पड़ेगा। अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप एटलीस्ट पानी वैसे ही पीना पड़ेगा। आप ऐसे किसी से पानी लेके नहीं पी सकते, दुकान पे खाया उसके पानी ले लिया नहीं। और देखोगे आज यहाँ पे जो दुकानदार भी होते हैं ना, 99% दुकानदार आप देखोगे, वो जो 20 लीटर का बिस्लरी का डब्बा आता है और किसी कंपनी का आता है, वो रखे रहेंगे, आपको पानी भी उसी से देते हैं, ठीक है। तो वो आप देखोगे यहाँ पे पूरी दिल्ली में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही खराब हो चुका है ना। इवन जो समरसेबल से पानी आता है वो भी कई बार आप पाएंगे खारा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रखा है। इसको रिवाइव करने की जरूरत है। अब ऐसे पानी में क्या कोरल रीफ जिंदा रहेंगे? नहीं, इस ऐसे पानी में कोरल रीफ दोस्तों डेथ कर जाते हैं, है ना। क्योंकि ये पानी क्या है कि देखो काला है, खराब पानी हो गया तो उसके मुख पे जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो अपने आप डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं ना, ब्रीफ करके मैं समझाता हूँ। देखो, कोरल्स के लिए आइडियल कंडीशन क्या होती है? कोरल्स के लिए आइडियल कंडीशन दोस्तों ये होती है कि उनके लिए कि उनका आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 26 डिग्री के आसपास, है ना। और वो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के आसपास भी हो सकता है, और सबसे आइडियल बढ़िया कंडीशन जिसकी हम बात करते हैं वो होता है 20 से 30 डिग्री, ठीक है। 20 से 30 डिग्री तक जिंदा रहने के लिए। दूसरा हमने बताया कि आपको कोरल्स 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है क्या, फ्रिंजिंग, पहला वाला। दूसरा हो गया आपका एटॉल, तीसरा होगा बैरियर, ठीक है। ठीक है, ये तीन हो गए। इसके अलावा ये नेचुरल हैबिटेट जो होता है फिश वगैरह के लिए, या फिर जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का काम करता है ना। मतलब वो इतने लोगों को बेसिकली खाना देता है कि अब मतलब बहुत ज़्यादा लोग खाना देता है। जितनी भी मछलियाँ वगैरह, जितने भी सब कुछ जानवर पाए जाते हैं नीचे तलहटी में, वो सबको ये खाना देता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, लक्षद्वीप में मिलता है, मालवान में मिलता है, कच्छ में मिलता है, और अंडमान निकोबार में, ठीक है। इंडिया की मैं स्पेसिफिक बात करूँ। और सबसे बड़ा रीफ कहाँ पे है? सबसे बड़ा रीफ मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया कहाँ पे है, वो ऑस्ट्रेलिया में है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैंने एक ही टॉपिक आज ऐड किया है कि संडे है आज, कुछ न्यूज इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। और मैंने आपको नोबेल प्राइज वगैरह पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड्स बार बार इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे लाइक बीपीएससी और यूपी पीसीएस, तो इसमें 100% चांसेस रहते हैं कोई ना कोई एक पूछ दे, है ना। और इसके अलावा यूपीएससी में इनके फील्ड से रिलेटेड जनरली पूछता है। देखो यूपीएससी में अथर का नाम तो जनरली नहीं पूछता है, अथर नहीं पूछता है, बट इनके वर्क को पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने नाम भी ऐड कर रखा है और उनके वर्क को भी ऐड कर रखा है, जिससे कि आपको ये रिवीजन करने का एक बार मौका मिल जाए, ठीक है। चलिए एक बार मैं नाम और इनके वर्क को बेसिकली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, लिटरेचर के लिए मिला है हांगकांग को, ठीक है, हमने डिस्कस किया था इनके लिटरेचर के लिए इनको मिला था, ठीक है। ह्यूमन लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उसके लिए मिला था। फिर फिजिक्स में बात करें तो जॉन होफील्ड, ठीक है, और हिंटन को मिला था। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, मशीन लर्निंग में इन्होंने काम किया, स्टार्ट किया मशीन लर्निंग को, इसके लिए इनको मिला है, ठीक है। मेडिसिन की बात करें तो हमने बताया था एम्ब्रूस और रुकवुन को मिला था, एम्ब्रूस और रुकवुन को मिला था। इन्होंने माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन को बेसिकली किया था, डिस्कस डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके लिए इनको मिला है, न्यू क्लास इन्होंने किया था, ठीक है। केमिस्ट्री में बात करें तो बेकर को मिला था,
डेमिस और जम्पर को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया था, वो भी ईआई की मदद से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीस के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जापान की एक कंपनी थी, याद करिए, जापान की कंपनी थी जिसकी जो क्या कर रही है, जो न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करने के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था यूएसए ने, उसके पास इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है। 56 के आसपास ये ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली वर्क कर रही है, राइट। तो ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स भी याद रखिएगा, डैरन को मिला था, साइमन को मिला था और जेम्स को मिला था, जेम्स ए रॉबिन्सन को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब देखोगे तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा मतलब अमीर है, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है। क्यों? हम तो एक ही पृथ्वी पे रहते हैं, पर इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं? ठीक है, इसको लेकर इन्होंने थ्योरी दी है, तो उसके लिए इनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो चलो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।